तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली अल्केमिस्ट एसोसिएशन में आता है अपना अल्केमी लेवल का टेस्ट देने के लिए, ताकि ये इमॉर्टल रैंक 4th लेवल का एक अल्केमिस्ट बन पाए। अब इसको जो शुरू में लड़की रिसीव करने आती है, वो जब ये सुनती है तो ये आश्चर्यचकित हो जाती है और फाइनली अपने मास्टर और उसके जो डिसाइपल रहते हैं टानचेन, उनको ये बताती है। अब आगे हालांकि जो टानचेन का डिसाइपल रहता है, जो जियान से उस समय फाइट किया था, थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी, उसका नाम हुआ फे रहता है। तो वो जियान के ऑरा को तो फैमिलियर फील करता है, पर फिर भी क्योंकि उस समय जियान का चेहरा ढका था तो ये जियान को पहचान नहीं पाता है। पर तानचेन जियान के ऑरा को फील करके कहते हैं, लगता है तुम इमॉर्टल लेवल के सोल पावर तुम्हारे पास है। जियान कहता है, जी बेशक जरूर। पर तानचेन जियान से कहते हैं, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे टीचर का लेटर है? जियान कहता है, नहीं मेरे पास तो नहीं, क्योंकि मेरे ट्यूटर ने मुझे ऐसा रिवील करने से मना किया था। पर इनसे जियान कहता है, क्योंकि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का कंपटीशन कुछ ही मतलब महीनों में शुरू होने वाला है, यानी शायद 25 से 30 दिन ही रह गए रहते हैं, तो क्या ये तब तक अपना मतलब ये यहाँ वाला जो अल्केमिस्ट वाला टेस्ट है पूरा कर पाएगा? टानचेन कहते तुम उसका टेंशन मत लो, क्योंकि तुम जिस स्पेस में अपने लेवल को ब्रोक थ्रू करोगे वहां पर समय काफी धीरे चलता है। इसके बाद तानचेन तुरंत ही हुआ फे वगैरह से कहता है कि जाओ 4th ग्रेड इमॉर्टल लेवल का जो टेस्ट है उसको तैयारी करो, शुरू करो उसकी। तभी हुआ फे पूछता है कि इमॉर्टल रैंक में मैं किस लेवल का? तो तानचेन कहते हैं, मेरे हिसाब से हेवन या अर्थ रैंक का टेस्ट इसके लिए सही रहेगा। अब टानचेन जियान से कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मेरा डिसाइपल गया है प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद टानचेन जियान से पूछते तो तुम भी मतलब उस डोंगझोउ यानी ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के कंपटीशन में भाग ले रहे हो? जियान हंसता और कहता है, मेरा जो गोल है यहाँ के कंपटीशन को जीतना है। टानचेन भी स्माइल करते और कहते हैं, उम्मीद करूंगा कि तुम जीतो। तो इस टेस्ट में बेसिकली जियान को मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करने पड़ेंगे। तुरंत ही टानचेन जियान को लेकर के एक मिस्टीरियस पैलेस पर जाते हैं और ये बताते हैं यही वो जगह है जहां पर तुम इमॉर्टल लेवल का टेस्ट दोगे। जहां पर ये जियान को लेकर आए रहते हैं, ये एक अलग स्पेस होता है। जियान भी इस वॉइड वाले स्पेस को देखकर थोड़ा हैरान था और काफी खुश भी होता है। उसके बाद इस वॉइड स्पेस में मतलब ये लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वो लड़की रहती है जियान से पहली बार मिली थी। आगे बढ़ते हैं तो ये लड़की मिलती है और कहती है, वाइस प्रेसिडेंट अब जो भी चीजें आपने बोला था सब तैयार हो चुका है। उसके बाद ये सभी मतलब स्टोन गेट के पास में जाते हैं। अब टानचेन जियान को इस स्टोन गेट को दिखाते हैं और पहला बोलते हैं कि ये तुम्हारा पहला टेस्ट, यानी कि तुम्हारा सोल स्ट्रेंथ कितना है उसको देखा जाएगा। अब ये जियान को बताते हैं कि स्टोन गेट के पीछे एक सोल बीस्ट है जो सोल पावर से बना हुआ है और तुम्हें अंदर एंटर करके इसे हराना पड़ेगा, तभी तुम फर्स्ट टेस्ट पास कर सकते हो। तभी टानचेन जियान को अपने हाथ से फोर्स करते हैं और जियान डायरेक्टली इस स्टोन गेट के अंदर चला जाता है। इस स्पेस में काफी तेज हवा चल रही थी। यहाँ का स्पेस काफी ज्यादा डार्क था। जियान अपने सोल पावर को तो भेजता है, पर मानो उसका सोल पावर कोई डेवोर कर गया हो। पर जियान को ये जगह काफी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये अपने सोल पावर को थोड़ा टेम्पर कर सकता था, जिस चीज में ये अभी पीछे था। अब इधर हुआ फे अपने मास्टर से कहता है, ये जियान यहाँ पर कितने देर टिक पाएगा? टानचेन कहते हैं, मुझे याद है तुम यहाँ पर 30 दिन टिक पाए थे और यहाँ का जो रिकॉर्ड है वो 50 दिन का है। पर टांगचे को जियान से ज्यादा उम्मीद थी। इन्होंने जियान को थोड़ा बहुत तो फील कर ही लिया था, क्योंकि यहाँ पर जो जितना ज्यादा दिन टिकेगा उसका सोल पावर उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद ये लोग यहाँ से वापस लौट जाते हैं। इधर जियान अपने घोंसली होली फ्लेम से यहाँ पर एक लाइट जला दिया था और इसके सामने एक सोल बीस्ट दिखता है। पर ये जो बीस्ट था जियान के हिसाब से काफी कमजोर था, पर ये इसकी सोल पावर को तो खा ही जा रहा था। फिलहाल ये सोल बीस्ट सो रहा था, जियान इसको उठा लेता है। पर जियान को समझ में नहीं आता इसको फर्स्ट लेवल पर करना क्या है, क्योंकि टांगचेन ने कहता है जियान को इस सोल बीस्ट को हराना पड़ेगा। और ये जो बंदा सोल बीस्ट सो रहा था, जियान के पावर की वजह से इसका ऑरा इंक्रीज हो रहा था। तभी लॉर्ड सोलेटर जियान के रिंग से निकलते और जियान को डांटने लगते हैं और ये जियान को बताते कि ये जो सोल बीस्ट है इसको ट्रू मतलब सच में एक सोल पावर माना जा सकता है और यहाँ पर तुम अपने सोल को ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो सोल है अभी काफी ज्यादा एक्सपेंडेड है। इसको तुम्हें कंडेंस करना पड़ेगा और इसको कंप्रेस करके प्योर सोल सोर्स बनाना पड़ेगा। और जो तुम्हारा स्पिरिचुअल पैलेस अभी नया नया बना है, अभी तुम देख सकते हो कि इसके 9 तल्ले हैं, पर तुम्हारा जो सोल पावर है एक ही तल्ले पर जाते जाते पूरा खत्म हो जाता है। अब इनकी बात जियान को समझ में आती है और जियान भी खुश हो जाता है। अब जियान तुरंत ही अपने होली फ्लेम से इस बीस्ट को जगा देता है। जागते ही अपने मतलब बॉडी से कई सारे सोल इंपैक्ट जियान की तरफ फेंकने लगता है, जो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। और जो इसके बॉडी में से पावर निकल रहा था, जियान को इससे कहीं ज्यादा पेन हो रहा था। फिलहाल जियान इस बीस्ट को अपने हाथ में पकड़ा होता और अपने घोंसली फ्लेम से इसे बार बार टेम्पर कर रहा था। इससे ये जियान पर अटैक कर रहा था और ये जितना ज्यादा इसको होल्ड करेगा, इसका सोल पावर उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। जियान लगातार चीख रहा था पर इसे छोड़ नहीं रहा था और इसका सोल पावर जो था वो धीरे धीरे सॉलिड होना शुरू हो गया था। इसका सोल पावर अब धीरे धीरे सेकंड फ्लोर पर बढ़ने लगता है। इधर समय काफी तेजी से बीतता है। बाहर की दुनिया में 30 दिन हो चुके थे। हुआ फे यहाँ पर खड़ा था और ये आश्चर्यचकित था। इधर बीतते बीतते 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन बीत गए रहते हैं। बीतते बीतते 100 दिन बीत जाते हैं। हुआ फे कहता है, कहीं ये मर तो नहीं गया ना अंदर? क्योंकि ये सोल बिस्ट तो काफी नरम था इसके हिसाब से, पर बहुत कम ही लोग जानते थे कि इसके पावर को यूज कैसे करना है। हुआ फे को पता नहीं था कि जियान के पास घोंसली फ्लेम है जो सोल पावर को अच्छा खासा रिस्ट्रेन कर देता है। टांचेन समझ जाते हैं कि जियान को उस सोल बीस्ट का मिस्ट्रीज पता चल गई है। इधर जियान का जो सेकंड फ्लोर रहता है पूरी तरह से सोल पावर से भर गया रहता है। अब धीरे धीरे जो ट्रांसपेरेंट सोल बीज था मरने लगता है। अब जियान इसे थोड़ा बहुत सोल पावर से नरिश कर देता है और यहाँ से बाहर निकल आता है। यहाँ पर टांचेन जियान का वेट कर रहे थे और ये इसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जियान का अब जो सोल पावर था इमॉर्टल लेवल के इनिशियल लेवल के मिडल स्टेज में होता है, या अगर ऐसे बोले तो 9 तल्लों में से ये दूसरे तल्ला पर पहुंच चुका था स्पिरिचुअल पैलेस के।
अब तभी टांचेन कहते हैं क्योंकि तुम यहाँ पर टेस्ट देने आए हो तो तुम हमारे मतलब एल्केमिस्ट हॉल को भी ज्वाइन कर सकते हो। जियान भी हाँ में सर हिला देता है क्योंकि इससे इसको कहीं ज्यादा फायदा भी मिल सकता था। अब टांचेन भी स्माइल करते हैं और कहते हैं अब सेकंड लेवल पर बढ़ते हैं टेस्ट के। अब हुआ फिर जियान से कहता है कि तुम कोई इजी वाला प्रेस्क्रिप्शन चूज कर लेना, कहीं टफ के चक्कर में मतलब तुम हार मत जाना, यानी कि तुम पिल बना नहीं पाओगे, फिर मेरे मास्टर भी निराश होंगे। अब फाइनली ये तीनों रिफाइनिंग फार्मेसी यानी अल्केमी जहाँ पर रिफाइन करते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। अब टांचेन जियान को बताते हैं मतलब कई चीजें समझाते हैं कि मतलब इस टेस्ट में कैसे तुम्हें परफॉर्म करना है। जियान भी इनकी बात सुनकर के हाँ में सर हिला देता है। जियान के सामने इस समय 3 स्टोन पिलर्स दिखते हैं। टांचेन कहते हैं तुम में से एक भी चूज कर सकते हो, उसके बाद इसमें मतलब बेसिकली प्रेस्क्रिप्शन है, उसके बाद तुम शुरू कर सकते हो। इनमें से जो सबसे वीकेस्ट प्रेस्क्रिप्शन रहता है वो रहता है इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड जुआन रैंक मेडिसिनल पिल। मतलब ये डार्क डिजीज में काम आता था पर ये काफी वीक माना जा सकता है मतलब 4th रैंक के पिल में भी। अब जियान की नजर दूसरे वाले पर जाती है, ये रहता है इमॉर्टल रैंक 4th ग्रैंड अर्थ रैंक पिल। इसको एम्पलीफाइंग पिल भी कहा जा सकता है, मतलब इसे खाकर के यूजर अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है आधे से 1 घंटे के बीच तक। अब जियान की नजर लास्ट वाले पर जाती है, ये रहता है इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड हेवन रैंक पिल, या इसको हम फेरी स्पिरिट पिल भी कह सकते हैं। ये एक डिवाइन पिल माना जाता है जो डाउकी को रिस्टोर कर देता है और इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स भी लगते हैं वो काफी महंगे माने जाते हैं। पर इसका प्रेस्क्रिप्शन इन्होंने यानी टांगचेन ने बदल दिया रहता है। ये हुआ फील करता है, ये बोलने वाला होता है पर टांगचेन इसको मना कर देते और ये जियान के एक्शंस को बस देख रहे थे। ये एक इमॉर्टल पिल था, पहले इस पिल का फॉर्मूला मतलब इसकी जगह कोई और पिल था पर टांगचेन ने जियान के लिए मतलब ये किया था, बदल दिया था। जियान फाइनली इस इमॉर्टल पिल को ही चुनता है। टांगचेन भी कहते हैं तुमको मानना पड़ेगा, तुम काफी करेजियस हो। अब जियान शुरू करता है, ये पहले क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है, अपने ब्रीदिंग को शांत करता है, उसके बाद इस इमॉर्टल स्पिरिट पिल के प्रेस्क्रिप्शंस को अच्छे से देखने लगता है। तो इसमें मटेरियल्स क्या लग रहे हैं मैं वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। अब ये टांगचेन जियान को बताते हैं कि तुम इस पील को 3 बार ट्राई कर सकते हो बनाने के लिए, मतलब तुमको 3 बार प्रेस्क्रिप्शन यानी मटेरियल्स मिलेंगे और समय अवधि है 200 दिन। तो ये अंदर की दुनिया है तो 200 दिन बाहर के लिए शायद 20 दिन के बराबर ही होंगे मेरे हिसाब से। जियान इनको थैंक यू बोलता है। इधर इस प्रोसेस में जियान को 1 दिन बीत गए रहते हैं। इस 1 दिनों में जियान अपने बॉडी को अच्छे से पहले रिकवर करता है, उसके बाद पूरे मटेरियल्स को ये धीरे धीरे रिफाइन करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। इसमें से एक मटेरियल का नाम स्पिरिट स्वॉलोइंग स्टोन होता है, तो जियान पहले इसको शुरू करता है रिफाइन करना। जियान एक ही साथ मतलब 3 कॉल्ड्रॉन्स को यूज करता है और तीनों में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर रहा होता है। ये देख करके टांगचेन और भी ज्यादा हैरान होते हैं और प्लस जियान के फायर एट्रीब्यूट का जो पावर था उसे ये और भी ज्यादा हैरान थे। जियान अभी तक तो अपना डाउकोर का जो फायर एट्रीब्यूट था वही यूज कर रहा था, अभी तक तो इसने होली फ्लेम यूज ही नहीं किया था। अब इस समय टांगचेन और उनके शिष्य हुआफे में एक बेट लगती है, अगर जियान जीत गया ये बोलते हैं, हुआफे कहता है नहीं मेरे हिसाब से ये हार जाएगा। टांगचेन इससे कहते हैं कि अगर मैं जीत गया तुम मुझे अपने घर वाला वो जो सिल्वर माउंटेन मैप है वो दे देना, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक 5th ग्रेड का इमॉर्टल रैंक मेडिसिनल पिल दूंगा। अब इधर धीरे धीरे मैजिकल कॉल्ड्रन जो रहते हैं उसमें टेम्परेचर जियान बढ़ाने लगता है। जियान लगातार अपने फ्लिप से सोलोइंग स्टोन को रिफाइन करना शुरू कर दिया था। कुछ ही समय में इसने कई सारे इंग्रेडिएंट्स को धीरे धीरे रिफाइन कर दिया था। हुआफे हैरान था क्योंकि जियान ने एक साथ कई सारे इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर लिया था और बिना किसी मिस्टेक के। टांगचेन इस समय हुआफे को कह रहे होते देखो इस लड़के जियान को, इसका सोल पावर ही ज्यादा नहीं है बल्कि इसका जो कंट्रोल है सोल पावर पर काफी बेहतरीन है। हुआफे भी कहता है मास्टर मुझे आज इनलाइटमेंट मिला है। जैसे इस स्पेस में जियान 200 दिनों तक पील को रिफाइन करते रहता है। थोड़े बहुत मेजर मिस्टेक मतलब स्मॉल मिस्टेक्स तो होते हैं पर जियान इनको एलिमिनेट कर देता है। जियान को मालूम था हालांकि इसके पास 3 चांसेस थे पर एक ही मतलब बाहर में रिफाइन करने में इतना लंबा समय लग रहा था। तो यहाँ पर जो दिनों की संख्या लिखी हुई है कभी कभी ये लोग भी गड़बड़ लिख देते हैं, तो आप दिन पर फोकस मत करना ज्यादा। तो कुल मिलाकर के जियान अगर तीनों मतलब 3 बार अगर फेल होता या 2 बार और तीसरी बार रिफाइन करता तो समय काफी लग जाता, पर इसको कॉन्टिनेंट के कंपटीशन में भी जाना था तो इसका बस एक ही मतलब निशाना था कि मुझे पहली बार में ही कामयाब होना है। अब अगला स्टेप तीनों को मतलब पिल्स को रिफाइन करने के बाद जियान इनका फ्यूजन शुरू कर देता है। इसमें जो भी थोड़ा बहुत सप्रेशन यानी जियान के पावर को रजिस्ट करने के लोग कोशिश करते हैं पिल के जो स्पिरिचुअल विजडम वगैरह होते हैं, पर जियान अपने सोल फोर्स से इनको फोर्सफुली सप्रेस कर देता है और धीरे धीरे मर्ज करना शुरू कर देता है। 5 दिन इस दौरान बीत गए रहते हैं और फाइनली जो 4 प्रकार के इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट थे एक दूसरे मिलकर एक पिल का फॉर्म लेना शुरू कर दिए थे और तभी इसी समय आसमान में बादल गड़गड़ाने लगते हैं, अंधकार छा जाता है। अब टांगचेन भी देखते कि जियान इस प्रकार के थंडर कैलामिटी यानी बादल को कैसे सहता है। जियान भी जानता था क्योंकि इसका जो पपेट था इस लेवल पर नहीं है कि इमॉर्टल लेवल के बादल को सह पाए, तो ये डायरेक्टली आसमान की तरफ बढ़ जाता है। जियान को आसमान में देख करके एक बंदा पता नहीं कौन रहता है पर कहता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मरोगे नहीं क्योंकि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में हमारी एक फाइट हो सकती है। मैं देखना चाहूंगा कि तुम कैसे आइस एंड फायर आइलैंड से बाहर आए थे। यानी ये जियान को जानता है जो भी है, पर इधर जियान पर फोकस किया जाता है। ये थंडर क्लाउड के एकदम बीच में खड़ा था, मतलब थंडर क्लाउड ऊपर था पर जियान एकदम उसके सेंटर में था। मानो ये बादल जियान से निराश हो और जियान पर अटैक करना चाहता हो। अब टांगचेन भी तुरंत ही यहाँ पर बाहर आते हैं और एक टिरानिकल फोर्स से
आसपास का जो एरिया रहता है जहाँ पर जियान रहता है इसको सील कर देते हैं, क्योंकि इस बिजली की वजह से कहीं बाहरी लोगों को नुकसान न पहुंच जाए। इस सीन को देख करके बाहरी लोग जो थोड़ा डर रहे थे अब शांत हो जाते हैं। अब इस मतलब बिजली में इमॉर्टल रैंक के 3 कलर के बादल देखे जा सकते थे, यानी बिजली, यानी कि जियान का जो मेडिसिन था वो पीक का मेडिसिन माना जा सकता है इमॉर्टल रैंक के। अभी आसमान में जो बादल था इस समय 3 कलर के थंडर कलर में चेंज होना शुरू हो गया था। अब हुआ फे भी जो जियान को पहले मतलब थोड़ा अलग नजर से देख रहा था, ये जियान के लिए इसके अंदर एक सम्मान की भावना जाग जाती है। अब तुरंत ये तीनों प्रकार की बिजली जियान पर आना शुरू कर देती है। पहली बार में जियान इसको तो ब्लॉक कर देता है, पर जियान जानता था कि अगर ये लगातार इससे फाइट किया तो इसका जो डाउकी है वैसे भी खत्म हो जाएगा, तो ये मारा जाएगा। अब जियान एक पावरफुल पंच विंड अटैक इस पर लॉन्च करता है और ये जो 3 कलर्ड बिजली अचानक से मानो कोलैप्स कर जाती है। बहुत कम लोग देख पाते हैं क्योंकि जियान ने इस अटैक में थोड़ा सा अकीरा फिल्म का पावर यूज किया था। अब टांचेन पर इस चीज को नोटिस कर लेते और कहते तो मुझे तो थंडर वैली के मास्टर से जरूर मिलना पड़ेगा। ये तुरंत यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब इधर जियान भी इस बिजली को खत्म करने के बाद नीचे आ जाता है। इसके सामने टांचेन प्रकट होते हैं और जियान को कांग्रेचुलेट करते हैं कि तुम यंगेस्ट इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड हेवन लेवल अल्केमिस्ट हो। नाम थोड़ा लंबा है। जियान कहता है मैं बस लकी था। और फाइनली ये जियान को वो अल्केमिस्ट का जो मेडल होता है ना वो देते हैं। अब फाइनली जियान इनको अच्छे खासे ग्रीट करने के बाद यहाँ से निकल जाता है। पर इस दौरान सभी नोटिस करते हैं जियान जो काफी पोलाइट था टांचेन के सामने। अब टांचेन इस समय यू हुआफे से कहते हैं ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का कंपटीशन शुरू होने वाला है, ये तुम्हारे लिए भी काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद टांचेन फाइनली यहाँ से जाने लगते हैं। हुआफे भी समझ जाता है कि ये थंडर वैली के मास्टर से मिलने जा रहे हैं जियान के बारे में बताने के लिए। अब अगले दिन की सुबह होती है। इस दिन जो कंपटीशन होने वाला था उसके रूल सबको पता लगने वाले थे। यूवे तुरंत ही जियान के दरवाजा खटखटाती है और बताती है कि आज रूल्स हैं तो आप जल्दी आ जाओ। अब जियान फाइनली यूवे और यू रान से मिलता है। सिटी लॉर्ड भी काफी खुश होते हैं क्योंकि इनके सेक्ट में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे ली सोल डोमेन में जाने का मौका मिलेगा और इससे इनको भी काफी ज्यादा फायदा होता था बाद में। अब सिटी लॉर्ड पर सबकी नजर पड़ती है, काफी हैंडसम थे। इनके आसपास डुआन फेंग भी होते हैं। डुआन फेंग ने बताया था कि इस बार 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो डुआन फेंग के साथ सिटी लॉर्ड और 1-2 लोग और होते हैं। ये लोग रेड कारपेट पर जाते हैं। उसके बाद ये लोग यहाँ पर आए सभी लोगों को संबोधित करते हैं। अब ये बताते हैं कि इस टेस्ट में 3 फेजेस हैं और टोटल मतलब 30 ही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कंपटीशन में। ये सुनते यूवे वगैरह भी काफी चिंतित हो जाती हैं कि 10,000 लोग उसमें से 30 ही लोग सेलेक्ट होंगे। उसके बाद ये दोनों लड़कियां भी यानी यूवे और यू रान भी डुआन फेंग की तरफ देखने लगती हैं जो ऊपर से सबको बता रहे थे। तभी कई लोग पूछते हैं आप रूल अच्छे से बताइए। बेसिकली जो कंपटीशन भी था छोटा नहीं था, ये 4 हफ्ते तक चलने वाला था। तो 3 फेज में कंपटीशन होगा और टॉप 3 में जो भी आएगा उसे अच्छे खासे रिवॉर्ड मिलेंगे। तभी जियान बीच में से पूछता है क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ कि अगर मैं फर्स्ट स्टेज में पार्टिसिपेट करूं और टॉप 10 में आ जाऊं तो क्या मैं एलिजिबल होऊंगा सेकंड और थर्ड स्टेज के लिए। ये बोलते हैं हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये बताते हैं कि अगर तुम तीनों स्टेजेस में टॉप 3 ला दिए तो तुम अपने साथ 2 लोगों को आगे लेकर जा सकते हो। अब सभी लोग जियान की तरफ देखने लगते हैं और इसकी जो चेस्ट पर वो मेडल लगा था इमॉर्टल रैंक का, ये देखकर तो और भी ऐसे लोग जल रहे थे क्योंकि नॉर्मली लोग क्या सोचते थे अगर किसी भी एक स्टेज में ये टॉप 10 में आ गए तो ये मतलब आगे जा सकते हैं यानी कि सेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। पर यहाँ जियान कुछ अलग ही सोच रहा है कि मैं तीनों स्टेजेस में टॉप 10 में आऊंगा और उसके बाद मुझे मौका मिल जाएगा कि मेरे साथ जो आई दोनों लड़कियां हैं इन्हें भी मैं आगे लेकर जा सकता हूँ। डुआन फेंग बताते हैं कि जो भी टॉप 10 में आएगा उसे थंडर वैली में एंटर करने का मौका मिलेगा। ये वही जगह है जहाँ पर थंडर वैली के मास्टर रहते हैं। यहाँ पर सभी लोग इस समय भुनभुनाने लगते हैं क्योंकि सबको पता था कि थंडर वैली में जाने के बाद बंदे का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अब इसके पीछे क्या रहस्य है इन्हें भी नहीं पता था और वहाँ पर कई सारे ट्रेजर्स भी हैं, ऐसा डुआन फेंग बताते हैं। अब ये तुम उसको पा पाओगे कि नहीं ये तुम्हारे भाग्य के ऊपर, तुम्हारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। अब लॉर्ड सोलिटर जियान से कहते हैं ये थंडर वैली काफी अच्छी जगह है तो तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। अब ये जियान को बताते हैं। जियान जब पूछता है कि थंडर वैली क्या चीज है तो ये बताते हैं वहां पर एक मिस्टीरियस प्लेस है जहाँ पर हर समय थंडर गिरते रहता है और वहां पर कई सारे ट्रेजर्स भी हैं। और ये बताते हैं कि यहाँ के जो ओवरलॉर्ड यानी थंडर वैली के जो मालिक हैं, हालांकि वो 5 स्टार डाउजियान के अर्ली स्टेज में है पर वो 5 स्टार डाउजियान के पीक से भी फाइट कर लेते हैं। अब डुआन फेंग कहते हैं कि अब कल से कंपटीशन शुरू होगा तो जो भी रूल थे मैंने सबको बता दिया है। इसके बाद जियान इन दोनों लड़कियों के साथ वापस आ जाता है और मानो एक ही क्षण में रात बीत जाती है और अगली सुबह हो जाती है। यू रान पहले से तैयार रहती है और जियान भी बाहर आ जाता है और ये बताती है जो कंपटीशन है थंडर रियल में हो रहा है। अब इधर डुआन फेंग वगैरह पहले से तैयार होते हैं। इनके हाथ में एक सिल्वर स्क्रॉल आता है, इनके साथ 2 लोग और होते हैं। ये तुरंत इसको क्रश कर देते हैं। फिलहाल ये लोग अल्टार पर खड़ा रहते हैं और ये दोनों एक साथ एक स्क्रॉल को क्रश करते हैं और यहाँ पर एक स्पेशल वॉर्टेक्स बन जाता है और यही रहता है गेट ऑफ स्पेस जहां से इन लोगों को एंटर करना था। उसके बाद डुआन फेंग और सिटी लॉर्ड चिल्लाते हैं कि आज से ये कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। इनके इतना बोलते ही लोग पीछे हट जाते हैं और कई सारे लोग इस समय काफी तेजी से इसमें एंटर करना शुरू कर देते हैं और ऐसा बताया गया था कि जब ये लोग इसमें एंटर करेंगे तब इनको अंदर का क्या रूल है वो पता चलेगा। अब इधर क्योंकि ये कंपटीशन चल रहा होता है तो यहाँ पर डार्क फोर्सेस को भी मदद मिल जाता है क्योंकि ज्यादातर गार्ड जो थे ये इस कंपटीशन में बिजी थे।
और यहाँ पर मतलब बेसिकली सिन और सोल क्लैन के बीच में कॉपरेशन चल रहा था। यहाँ पर 6 सोल वनरेबल थे। सिन वाले बंदों से सोल वनरेबल कहते हैं इस बार तो हम एक सोल गार्ड भी भेज रहे हैं। मिनिमम जो सोल गार्ड का स्ट्रेंथ शुरू ही होता है वो 5 स्टार डाउजियान से शुरू होता है। ये सुनकर के सिन वाले कहते हैं इस बार ये लोग हमें शायद धोखा नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हो सिन क्लैन वाले जो हैं वो एविल से रिलेटेड है और वहीं सोल क्लैन वाले इनका तो अपना अलग ही चलता है। पर इस बार ये दोनों मिल करके डॉगजोंग सिटी को बर्बाद करना चाहते थे। अब इससे 6 जो सोल वनरेबल रहते हैं कहते हैं हमारा डील मत भूलना। इनका डील यही था कि यहाँ पर जो भी लोग रहेंगे इनका सोल क्लैन वालों को चाहिए। अब इधर जियान वगैरह भी फाइनली थंडर रियल में पहुंच चुके रहते हैं। तभी यहाँ पर जो गार्ड होते हैं कहते हैं यहाँ से एंटर करो, यहाँ से तुम लोग थंडर वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। और ये जो बंदा बोल रहा था जियान फील करता है ये कम से कम 4 स्टार डाउजियान का वॉरियर होगा। अब ये दोनों लड़कियां जियान को लेकर के थंडर रियल में फाइनली मतलब उस गेट से एंटर कर गई रहती हैं। मतलब यहाँ पर गेट के अंदर एक और गेट होता है और यहाँ पर इन्हें कई सारे गार्ड भी दिखते हैं। अब ये गार्ड जियान वगैरह से इनका इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। जियान अपना नाम जियान, यूरान रन और यूवे जब ये लोग बताते हैं तो ये बोलते हैं कंफर्मेशन। उसके बाद इन लोगों को थंडर रियल्म के अंदर भेज दिया जाता है। मेन इतना चेकिंग का कारण यही रहता है क्योंकि एविल क्लैन के बारे में थंडर वैली वाले बहुत ज्यादा जानते थे और थंडर वैली वाले बेसिकली एविल क्लैन से काफी ज्यादा चिढ़ते थे। अब जब यहाँ पर सभी लोग पहुंचते तो ये लोग एक एक स्क्वायर पर खड़े होते हैं। यहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं तो जियान अपने सोल पावर से सबके ऑरा को धीरे धीरे नोटिस कर लेते। ये 2 स्टार डाउजियन का है, ये 1 स्टार डाउजियन का, ऐसे वगैरह वगैरह। पर इस समय इन सभी लोगों को एक आवाज सुनाई दे रही थी और यहाँ पर एक बर्ली मैन सबको दिखते हैं। ये बताते हैं सबको कि यही जहाँ पर तुम लोग खड़े हो यहीं पर तुम्हारा पहला फर्स्ट स्टेज का टेस्ट शुरू होगा। और ये बताते हैं ये 1-on-1 मतलब इंडिविजुअल बैटल टाइप होगा। चीजों को अनाउंस करने वाले कोई और नहीं बल्कि थंडर वैली के मास्टर खुद होते हैं। इस कंपटीशन से यूए वैसे ही बाहर निकल जाती क्योंकि ये जो कंपटीशन था 1-on-1 बैटल था। इसे मालूम था कि ये शायद इसे जीत ना पाए। अब यहाँ पर लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था, यहाँ पर सभी का नाम लिखा हुआ था। तो सब अपने हिसाब से मतलब कार्ड निकालेंगे और जिसको जिसका मतलब बैटल मिल जाएगा उसे उससे फाइट करना पड़ेगा। शुरुआत में यहाँ पर 3000 लोग आए थे पर इनमें से 1000 लोग पहले ही विड्रॉ कर लेते कि ये अगले स्टेज में देख लेंगे उसमें टॉप 10 में आकर के। अब जियान एक पेपर निकालता है इस लकड़ी के बक्से में से। इस पर लिखा रहता है रेड 100 यानी जियान का नाम रेड 100 है, यू रान रान रेड 50। और धीरे धीरे करके सभी लोग अपने अपने कार्ड निकाल लेते हैं। और बैटल कैसे चलेगा, यहाँ पर रेड कार्ड के अलावा ब्लू कार्ड भी था तो रेड नंबर 1 से ब्लू नंबर 1 फाइट करेगा। जैसे जियान का रेड 50 था तो इसे ब्लू 50 फाइट करेगा। उसके बाद इनमें से जो बचेंगे उनमें फाइट होगा। ऐसे ऐसे करके बस टॉप 10 ही लोग चुने जाएंगे। अब जियान वगैरह को एक अलग स्पेस में लेकर आया जाता है और यहाँ पर डुआन हैंग होते हैं और ये इस मतलब 100 लोगों के बैटल को ऑर्गेनाइज करा रहे थे। जियान इनसे पूछता कि इस बैटल में क्या मतलब क्या अलाउ है। ये बताते कि तुम फाइटिंग स्पिरिट से लेके वेपन्स सब चीज यूज कर सकते हो। अब डुआन हैंग चिल्लाते हैं रेड 100 वर्सेस ब्लू 100 आ जाओ बाहर। ये सुनते जियान थोड़ा पजल हो जाता है क्योंकि इसका नंबर रेड 100 था यानी ये पहला ही बंदा था जो फाइट करने वाला है। अब ये जो बंदा आता है थोड़ा अकड़ा वाला बंदा होता है क्योंकि इसका स्ट्रेंथ था 2 स्टार डाउजन के मिडिल स्टेज में। और जियान को ये चिकन बोलता है कि मैं तो तुम्हें 3 अटैक में हरा दूंगा। अब ये बर्ली मैन जियान से कहता है बच्चे रोना मत और भीख मत मांगना। अब जियान और ये बंदा एरिना में एंटर करते हैं। अब जियान इस पर तुरंत ही अपने एशियन जुआन रूलर से अटैक करता है पर ये बंदा भी अपनी तलवार की मदद से जियान के अटैक को ब्लॉक कर देता है। जियान पहले सोचा था कि एक ही अटैक में ये इसे हरा देगा पर ये देखकर ये हैरान था, ये बर्ली मैन भी काफी स्ट्रांग था। अब इधर बर्ली मैन भी हैरान था, इसे लगा था ये जियान को हरा देगा क्योंकि ये जियान से पावर लेवल में थोड़ा ज्यादा है। पर ये जियान की तारीफ करता है। जियान यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि ये यहाँ पर इसका पहला बैटल था। डुआनेंग समझ जाते कि जियान अपना फुल पावर अटैक यूज नहीं कर रहा है। ये जानते थे अगर जियान अपना फुल पावर यूज करता तो इस बंदे को ये एक अटैक में गिरा देता। यहाँ पर 2 और बंदे थे, वुडन पवेलियन का और एक आइस सोल टेम्पल का। और ये लोग मतलब इस बैटल को देख रहे थे और बात कर रहे थे। इनमें से जो एक बंदा था इसके बॉडी पर मानो घोषली ऑरा से कम पर एविल जैसी ऑरा ज्यादा लग रही थी पर ये पता नहीं क्यों थंडर वैली के गार्ड द्वारा डिस्कवर नहीं किया जा सका। अगर देखा जाए तो वुडन पवेलियन और आइस सोल हॉल जो थे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के टॉप फोर्सेस में से गिने जाते थे। अब इधर ये लोग बात कर रहे थे तभी जियान इस बर्ली मैन को हरा दिया रहता है और इसका तलवार यानी एंशिएंट जुआन रूलर इसके गर्दन के पास होता है और फाइनली ये बर्ली मैन कहता है कि मैं हार गया। अब डुआन हैंग मतलब विजेता घोषित करते हैं, जियान इस राउंड को जीत चुका है। तो आज की इस बैटल से टॉप 100 में जियान आ जाएगा। अब जियान यहाँ से थोड़ा बाहर निकल रहा होता है तभी एक बंदा इसका नाम मू जायो होता है। ये जियान को अपना नाम बताता है और कहता है क्या हम दोस्त बन सकते हैं। जियान पर संकोच करता है पर फाइनली इस बंदे की तरफ देखकर स्माइल करता है और बोलता है मेरा नाम जियान है। मू जायो जियान से कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुमसे एक मतलब 1-on-1 बैटल सही तरीके से फाइट करने का मौका मिलेगा मुझे। जियान भी कहता है मैं भी चाहूंगा। ये मू जायो वुडन पवेलियन का बंदा था और इसका स्ट्रेंथ 2 स्टार डाउजियान के लेट स्टेज में था। इसको ज्यादातर इन्फॉर्मेशन तो लॉर्ड ऑफ सोलिटर ही दे देते हैं। और इस दौरान जियान धीरे धीरे 5 राउंड ऑफ बैटल्स फाइट करता है और फाइनली टॉप 100 में एंटर कर जाता है पूरे 6 राउंड जीत करके। अब इन लोगों का कंपटीशन कल होने वाला था, ऐसा डुआन हैंग कहते हैं। तुम लोग टॉप 100 में एंटर कर चुके हो, अब कल तुम लोग का बैटल बेसिकली टॉप 10 के लिए माना जा सकता है। इधर थंडर वैली में एक बंदी रहती है जिसका फिगर काफी ज्यादा एलिगेंट होता है और ये सोच रहती है कि जियान के साथ क्या हुआ होगा। ये कोई और नहीं बल्कि लियू किंग होती है। अगर आपको याद हो तो आइस एंड फायर माउंटेन वाली वो बंदी
लियू किंग के बगल में तभी एक लड़की आ जाती है। इसका नाम होता है कियान यिंग। ये थंडर वैली के मास्टर की एकमात्र पुत्री होती है। इसका एक और नाम होता है, इसको डू कीफे भी कहते हैं। और इस लड़की का भी स्ट्रेंथ 2 स्टार डाउजियन के अर्ली स्टेज में होता है। अब ये कियान यिंग तुरंत ही पूछती कि लियू किंग आप किसके बारे में सोच रही थी। लियू किंग भी उस कॉम्पिटिशन में गई थी और ये भी फाइनली सक्सेसफुल रही थी, और साथ में ये जो लड़की भी थी वो भी। पर ये लड़की जो थी कियान यिंग इस थंडर वैली से बाहर जा ही नहीं पाती थी, साथ में लियू किंग, क्योंकि इनको रास्ता ही नहीं मिलता था। यहाँ पर हेवरी गार्डेड लोग रहते थे। और फाइनली कियान यिंग कुछ तो मतलब मंत्र पढ़ती है और यहाँ से ये लियू किंग को लेकर के बाहर निकल जाती है। अब शायद अगले दिन की सुबह होती है और यहाँ पर एक आवाज गूंजती कि जो टॉप 100 में है उस डेजोलेट एरिया में जाए। आज मतलब थोड़ी देर में टॉप 50 डिसाइड होगा। यू रान भी मतलब 100 में पहुंच तो गई रहती है, पर इसने 5 बैटल जीते रहते हैं और एक हारे रहते हैं। वही जियान अपना 6 के 6 बैटल जीत गया था। अब ये बताती इसको जो जिस बंदे ने हराया था वो मर्सिनरी गिल्ड का बंदा था। उसका नाम मूगे है और वो भी 2 स्टार डाउजियन के पीक का बंदा है। और क्योंकि यू रान 2 स्टार डाउजियन के लेट स्टेज में होती है, इसलिए उससे वो बैटल हार गई थी। अब जियान वगैरह फाइनली डेजोलेट एरिया में एंटर करते हैं। ये एरिया काफी ज्यादा बड़ा था। आज के दिन बेसिकली टॉप 50 डिसाइड होने वाला था। आज के बैटल को जो ऑर्गेनाइज करा रहे थे इनका नाम डुआन टियान फेंग था और ये थंडर वैली के मास्टर थे और इनका जो लेवल था वो 4 स्टार डाउजियन के मिडिल स्टेज में था। अब यहाँ पर 100 लोगों के सामने वुडन बॉक्स आ जाता है। फिर से वही लॉटरी वाला सिस्टम कि किसको कौन सा वाला वॉरियर मिलेगा फेस करने को। अब ये कहते हैं कौन पहले आएगा, तभी जियान और यू रान पहले आ जाते हैं। जियान को मिलता है ब्लू नंबर 25 और वहीं यू रान को ब्लू नंबर 20। जियान अपने सोल पावर यूज कर रहे थे ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यू रान और इसका बैटल हो जाए। यू रान भी कहती अच्छा ही हुआ कि हम दोनों का बैटल नहीं हो रहा है। अब ये जो डार्क फिगर था पता नहीं कौन, ये जियान का बेसिकली अपोनेंट था। अब फाइनली बैटल शुरू होता है ब्लू नंबर 1 वर्सेस व्हाइट नंबर 1। इधर धीरे धीरे समय बीतते जाता है। जियान यहाँ पर चुपचाप खड़े होकर के कई सारे बैटल्स को देखता है। इस समय इसको यू रान का भी बैटल देखने को मिलता है। यू रान का बैटल जो रहता है काफी फियर्स होता है, पर फिर भी ये इसे जीत जाती है और टॉप 50 में एडवांस कर जाती है। अब फाइनली ये गार्ड चिल्लाता है कि ब्लू नंबर 25 वर्सेस व्हाइट नंबर 25, यानी कि जियान का बैटल। यहाँ पर कई लोग जियान को लकी बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रेंथ जो था वो 2 स्टार डाउजियन के अर्ली स्टेज में था और इसने 6 बैटल जीत गए थे। क्या हर बार इसका नसीब हो सकता है, तभी दूसरा बंदा बोलता है। और ये जो ब्लैक फिगर था ये भी काफी स्ट्रॉन्ग था, इसने भी 6 के 6 बैटल जीते थे। इधर मू जायो और बिंगलिंग जियान को देख रहे होते कि जियान जीतेगा क्या ये बैटल। मू जायो कहता है मैं उम्मीद करूंगा कि जियान ये बैटल ना हारे ताकि मैं इससे फाइट कर पाऊं। और ये ब्लैक फिगर इतना खतरनाक बंदा था कि इसके सामने जो भी बंदे आए थे ये सबको मार दिया था, क्योंकि अगर कोई हार नहीं मानता है तो ये तुम किसी को भी मार सकते हो। अब ये ब्लैक फिगर जियान से कहते हैं मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। अभी जियान आगे बढ़ रहा था तभी इसको सोल ट्रांसमिशन से एक वॉइस मिलती है कि ये बंदा जो तुमसे फाइट कर रहा है ये शायद एविल क्लैन का है। हालांकि मैंने इसे नोटिस कर लिया था, अगर तुम इसे मार पाओ, तुम्हारे पास कोई भी तरीका हो, तो मैं तुम्हें कवर अप दे दूंगा। और ये कहते शायद ये घोस्ट किंगडम का भी बंदा हो सकता है। ये हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने आया है। ये कोई और नहीं बल्कि यही डुआन टियान फेंग जियान से कह रहे होते हैं। और ये कहते हैं कि अगर तुम इसके मेमोरी को देख पाओ तो वो भी काफी अच्छा है। इनकी बात सुनकर जियान मन ही मन हंसता है क्योंकि ये इसके मतलब बॉडी से वो फैमिलियर ऑरा एविल क्लैन वाला, घोस्ट किंगडम वाला फील कर चुका था। और शायद ये एविल क्लैन वाला भी नहीं बल्कि सोल क्लैन का जैसा ऑरा था इसका। तभी ये ब्लैक फिगर फील करता है कि जियान इस समय डिस्ट्रैक्टेड है। ये कहता है अगर तुम ऐसे रहोगे तो मारे जाओगे। इस बंदे के पास एक हाल बढ़ था और ये जियान की तरफ एम करता है और जियान की तरफ एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है। जियान भी नहीं रुकता, ये अपने 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रोलर का टेक्निक यूज करता है। अब जो ब्लैक मैन था इसका स्ट्रेंथ 2 स्टार डाउजियन के लेट स्टेज में था। तो कई लोग जो काफी दूर खड़े रहते हैं कहते हैं कि टॉप 100 में एक ही बंदा है जो जियान है, जो 2 स्टार डाउजियन के अर्ली स्टेज में पहुंचा है। मेरे हिसाब से आज ये हार जाएगा। इस ब्लैक मैन को थाउंडर वैली वाले जानबूझ करके नहीं पकड़े रहते ताकि इसके पीछे से जो बंदा इसको ऑपरेट कर रहा है शायद उसको ये पकड़ ले। अब ये ब्लैक हालबर्ड और जियान का अटैक टकराता है और एक भयंकर फ्लक्चुएशन यहाँ पर चारों तरफ फैल जाता है। जियान और ये बंदा दोनों कुछ कदम पीछे हट जाते हैं, पर ये बंदा भी फील करता है कि जियान का जो ऑरा है कहीं ज्यादा ट्रिकी है इसके लिए। पर जियान एक चीज से आश्चर्यचकित था, ये बंदा सोल क्लैन का तो था पर अभी तक ये सोल क्लैन के जो ट्रिक्स रहते हैं यानी वो ब्लैक चेन वगैरह अभी तक यूज नहीं किया था, ताकि ये जियान समझ जाता है कि इसको यहाँ पर लोग डिस्कवर ना कर पाए। अब ये मैन इन ब्लैक तुरंत एक पावरफुल टेक्निक यूज करता है, इसका नाम रहता है सोल शैडो। तुरंत ये बंदा मानो गायब हो जाता है। इसे देखकर जियान तुरंत ही कुछ कदम पीछे हट जाता है। जियान समझ जाता है इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, ये तुरंत ही अपना सोल पावर रिलीज करता है। अब ये बंदा समझ जाता है अगर ये जियान को पकड़ लिया क्योंकि इसका सोल पावर काफी स्ट्रॉन्ग है तो शायद पैलेस मास्टर भी इसे अच्छा खासा उपहार दे। इस समय ये मैन इन ब्लैक जियान से लगभग 1000 मीटर की दूरी पर होता है। ये बंदा जियान के सोल पावर से थोड़ा दूरी पर आ जाता है और एक पावरफुल अटैक पाम अटैक जिसके अंदर एक सेलेस्टियल वेपन यानी गॉडली वेपन टाइप छिपा होता है, इमॉर्टल डैगर, इमॉर्टल रैंक के 2nd रैंक पे आता है। ये जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। ये देख करके यू रान भी डर जाती कि इससे तो जियान मर सकता है। और डू टियानफेंग जो इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करा रहे थे ये भी हैरान थे और डर गए थे। सभी लोगों के हिसाब से इस क्लोज रेंज अटैक को जियान डॉज नहीं कर सकता है। पर जैसे ये जियान के स्पिरिचुअल पावर को यानी
सोल बॉडी को हिट करता है। जियान एक स्मोक में बदल करके गायब हो जाता है। तभी जियान दूर से कहीं से आता है और कहता है गुड लक, और तुरंत एक पावरफुल पंच अचानक से इस बंदे के सामने प्रकट होता है जिसमें काफी ज्यादा फ्लेमिंग पावर होती है और ये जियान मतलब इसके आर्म को हिट कर देता है, मानो इसके कई सारी हड्डियां इस बंदे की टूट गई हो। ये बंदा भी काफी खतरनाक था। ये जियान के इस प्रकार के अटैक को देख करके जब इसका जो राइट हैंड था काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया तो ये इसे काट देता है डायरेक्टली। अभी जियान फिर से नहीं रुकता, एक और पावरफुल अटैक ये इस पर कर देता है और फाइनली ये बंदा समझ जाता है। ये तुरंत ही कहता है मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं हार चुका हूँ, और फाइनली जियान टॉप 50 में पहुंच जाता है। अब ये बंदा यहाँ से निकलने लगता है। टियानफेंग भी इसे रोकते नहीं है, पर ये जानते थे जियान ने अपने अकीरा फ्लेम पावर को इसके बॉडी में डाल दिया था और इस बंदे को पता भी नहीं था। टियानफेंग ये फील कर लिए रहते इसलिए ये भी स्माइल कर रहे थे। और वैसे तो मैं वीडियो यहीं पर खत्म कर रहा था, पर अचानक से मैं कमेंट देखने गया और सबको 30 मिनट का वीडियो चाहिए, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पर मैं ट्राई करता हूँ उसके लिए। अब जियान के इस प्रकार के तहलके रूप पे पावर को देखकर सभी लोग हैरान थे कि जियान सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। अब टॉप 50 वाला कंपटीशन खत्म हो चुका था, तो जियान और टियानफेंग वगैरह वापस जाने लगते हैं। जियान अपने कमरे में चुपचाप इस समय होता है और ये सोचने लगता है ये सोल क्लैन वाले, इनके बारे में मुझे जल्दी से जानना पड़ेगा। फिलहाल जियान यहाँ पर क्रॉस लेग्ड बैठा होता है। तभी जियान के कमरे के पास एक बंदे आते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि डुआन टियानफेंग ही होते हैं और ये स्माइल कर रहे होते हैं। जियान भी इनको एक्सपेक्ट ही कर रहा था। ये जियान से पूछते हैं कि तुम्हें मालूम है ना मैं क्यों आया हूँ। जियान बोलता है हाँ उसी बंदे के लिए ना। जियान तुरंत ही कहता है मेरे हिसाब से ये बंदा या तो घोस्ट किंगडम का है या तो सोल क्लैन का है। ये सुनकर के टियानफेंग कहते तुम्हें इतना ज्यादा कैसे पता है, क्योंकि मतलब इनके हिसाब से भी घोस्ट किंगडम हो या सोल क्लैन हो ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस लोग थे। जियान इनको बताता है कि मैंने उस बंदे की बॉडी में फ्लेम मार्क छोड़ दिया है। अब टियानफेंग इस समय जियान से कहते हैं कि मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मेरी मदद कर पाओगे हम लोगों की। जियान कहता है अरे मैं कैसे करूंगा, क्या आप जोक कर रहे हो, मैं 2 स्टार डाउ जियान के अभी अर्ली स्टेज में हूँ। जियान के इस प्रकार से मना करने से ये थोड़ा गुस्सा हो जाता है और अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करते हैं। इनका ऑरा काफी ज्यादा टेरिफाइंग था, पर जियान अपने पावर के दम पे इनके ऑरा को भी बर्दाश्त करता और झुकता नहीं है। उसके बाद ये कहते तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मैं इस बंदे के सहारे जो इसके पीछे वाला बंदा है उसको पकड़ लूंगा। अब कल जो कंपटीशन होने वाला है, मतलब जो कंपटीशन होने वाला है वो 10 दिन बाद होगा, तब तुम टॉप 50 से टॉप 25 में जाओगे। और जियान इनसे कहता है अगर वो बंदा मूव करता है क्योंकि उसके ऊपर मेरा फ्लेम मार्क है तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। पर इस दौरान ये जियान को थोड़ा चौकन्ना भी करते ज्यादा अकेले मत घुमा करो। तभी इसके जाने के बाद लॉर्ड सोलिटर आते और कहते जियान से कि थंडर वैली में जरूर कुछ तो पावरफुल ट्रेजर है। तभी ये घोस्ट किंगडम और सोल क्लैन वाले यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। अब लॉर्ड सोलिटर बताते हैं जियान को कि घोस्ट किंगडम वाले और सोल क्लैन वाले मतलब एक ही टाइप का टेक्निक यूज करते हैं, पर सोल क्लैन का जो मेन फोकस रहता है वो सोल लॉक पे और सोल पावर को एब्जॉर्ब करने पे रहता है। पर इतना तुमको बता दूं कि ये सोल क्लैन वाले और घोस्ट किंगडम वाले इनका बहुत ही भयंकर लेवल का साठ गांठ रहता है, मतलब काफी क्लोज रिलेशन में ये लोग हैं। पर लॉर्ड सोलिटर के सामने ये लोग भी कुछ भी नहीं थे, पर ये काफी मिस्टीरियस लोग थे, इसीलिए लॉर्ड सोलिटर भी हैरान रहते थे। इधर सोलिटर अपने मन ही मन में जियान से कहते हैं कि जब तुम यहाँ से जाओगे, अपने मन में कहते हैं, तो गोल्डन ड्रैगन किंग भी हैरान हो जाएंगे कि लॉर्ड सोलिटर ने सच में एक बंदे को काफी बड़ा कर दिया है। इधर कुछ ही दिन में 5 दिन बीत गए रहते हैं और इधर जियान चुपचाप मेडिटेट कर रहा होता है। और 5वें दिन की रात में जियान फील करता है वो जो मैन इन ब्लैक वाला बंदा है शायद वो मूव कर रहा है। अब जियान तुरंत ही अपने बॉडी को कवर करता है ब्लैक रोब से और इस बंदे को फॉलो करने लगता है। और इसके साथ साथ ही डू टियानफेंग और एक और रहते हैं ली चेंग सिटी लॉर्ड, वो भी रहते हैं। इधर लियू किंग और वो लड़की जो उसके साथ रहती है कीफे के गायब होने से ये लोग और ज्यादा चिंतित रहते हैं। टियानफेंग स्माइल करते हैं ये दोनों भाग कैसे गए यहाँ पर हेवनी गार्डेड होने के बाद। इधर मैन इन ब्लैक एक चोटी पर आता है और ये पहले देखता है कि कोई इसे फॉलो तो नहीं कर रहा है, पर इसके हिसाब से फिलहाल कोई नहीं कर रहा था। पर यहाँ पर आने के बाद ये मैन इन ब्लैक काफी ज्यादा चिल्ला रहा था और जियान को गाली दे रहा था। इस मैन इन ब्लैक के पास एक स्क्रॉल होता है, इसमें मिस्टीरियस रून्स बने होते हैं और इस स्क्रॉल में से एक डेडली फिगर मानो प्रकट होता है और जो काफी ज्यादा पावरफुल था। अब गाइज मैं क्या बोलूं, बगल में लगता है एक शादी शुरू हो रही है, तो बीच बीच में पटाखों की आवाज आ सकती है। अब ये मैन इन ब्लैक इन्हें बताता है माय लॉर्ड आपने जो बोला था मैं उसे फाइंड आउट कर चुका हूँ। इसके पास मैप था बेसिकली फॉर्ज नाइफ, थंडर वैली, थंडर सिटी और थंडर वर्ल्ड का। अब ये बंदा जो भी था मिस्टीरियस मैन, ये मैन इन ब्लैक को कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया है, और ये कहता है कि इस बार तो मैं ईस्टर्न सिटी कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। और इसके बाद इस स्क्रॉल में से जो बंदा निकला था ये मैप लेकर के तुरंत ये डेवोर करके यहाँ से गायब हो जाता है। जियान को समझ में नहीं आता ये जो बंदा था यानी मैन इन ब्लैक, इसको हाथ में कैसे वो मैप वगैरह कहाँ से मिल गया थंडर वैली वगैरह का, मतलब कि थंडर वैली का ही कोई बंदा होगा जो इसके साथ नेगोशिएट किया होगा, यानी कि दाल में कुछ जरूर काला है। लॉर्ड सोलिटर भी हंसते कहते यहाँ पर 3 फोर्सेस सोल क्लैन, किंगडम ऑफ घोस्ट और साथ में वो सीन वाले बंदे, इस बार तो भयंकर तबाही होने वाली है। अब ये मैन इन ब्लैक जाने वाला होता है और अभी तक डुआन टियानफेंग आए नहीं रहते हैं। इधर वो दोनों लड़कियां यानी लियू किंग और कीफे भी यहीं पर घूम रही होती हैं। तभी मैन इन ब्लैक इन दोनों को देख लेता है और ये हंसने लगता है और कहता है लगता है तुम दोनों मरने वाली हो। अब ये दोनों लड़कियां पहाड़ी पर चढ़ रही थी, तभी एक फैटल ब्लो यानी पावरफुल अटैक इन दोनों की तरफ लॉन्च करने के लिए काफी तेजी से बढ़ने लगता है। ये इन्हें देखते इनके ऑरा को फील करके समझ गया था ये लोग कौन है, और खास करके कीफे को, क्योंकि ये थंडर वैली के मास्टर की लड़की थी। अब इन दोनों को पता भी नहीं होता कि इनके तरफ एक पावरफुल अटैक बढ़ रहा है।
तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करता हूँ। यहाँ पर एक शादी मेरे बगल में शुरू हो रही है और पटाखे फूट रहे हैं। मुझे नहीं पता कितना लंबा वीडियो होगा, पर खैर यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।